अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आपका स्वागत है और आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं ऐसे किरदार जिनकी है आवाज जोरदार, अंग्रेजी फर्राटेदार, आंखों में प्यार और दिल बेकरार। प्लीज वेलकम शशि थरूर। और आपकी अदालत में आज हमारे जज भी बहुत खास हैं। शशि थरूर को अच्छी तरह जानते हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, राइटर हैं, शायर हैं। प्लीज वेलकम पवन वर्मा। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज पवन वर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे शशि थरूर पर, एक नजर डालेंगे शशि थरूर के करियर पर। शशि थरूर का एकेडमिक रिकॉर्ड कमाल का है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक शशि थरूर हमेशा टॉपर रहे। 22 साल की उम्र में फ्लेचर स्कूल से डॉक्टरेट पाने वाले यंगेस्ट स्कॉलर बने। शशि थरूर एक ब्रिलियंट राइटर हैं। इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून, टाइम और न्यूज वीक जैसे दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशंस में लिखने के अलावा शशि थरूर ने फिक्शन और नॉन फिक्शन में अब तक 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। शशि थरूर ने 29 साल तक यूनाइटेड नेशंस में काम किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शशि थरूर को ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो का खिताब दिया। सोशल मीडिया पर भी शशि थरूर की अच्छी खासी फॉलोइंग है। राजनीति में शशि थरूर की एंट्री हुई 2009 में, जब ये कांग्रेस में शामिल हुए। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में शशि थरूर पहले विदेश मंत्रालय और फिर शिक्षा मंत्रालय में मिनिस्टर रहे। पिछले दिनों शशि थरूर चर्चा में रहे जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट और जबरदस्त ओरेटर, हमेशा खबरों में बने रहने वाले शशि थरूर आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम शशि थरूर पर। आपकी अदालत में राइटर और पॉलिटिशियन शशि थरूर पर इल्जाम है कि ये शरारती हैं। शशि, आज तो दुनिया आपको जानती है एज एन ओरेटर, एज ए राइटर, लेकिन मैंने सुना कि बचपन में पिताजी से बहुत पिटाई होती थी आप। सही है, सही है। बचपन में तो बहुत पिटाई मिली। किस लिए? अरे गलतियां तो करते रहते थे, ज़्यादा बोलते थे, सुनता नहीं था। 5.5 साल 6 साल की उम्र में आप 4th ग्रेड में एडमिशन लेने पहुंच गए थे। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया 5 साल में, क्योंकि मेरे 2 बहन के जन्म हुए थे। माँ कह रही थी कि आई कांट मैनेज 3, ये तो यहाँ ट्विन्स के जैसे मेरे हाथ पड़े और ये बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत शरारती दिखा रहे, इनको भेज दो बोर्डिंग स्कूल। एंट्रेंस एग्जाम में मेरे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो 5-5.5 साल में मैं 3rd ग्रेड में पहुँच गया। और वो तो बड़ी गलती की मेरे एडमिशन करते हुए, क्योंकि जब मेरे क्लास में सारे 8 साल के जन्मदिन को मतलब मना रहे थे, मैं 6 साल बन रहा था। और इसमें तो नेचुरली इमोशनली ये ठीक नहीं चला। मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं, मैं स्वास्थ्य, वैसे बचपन से मुझे ये ब्रोंकाइल एज़मा का प्रॉब्लम था। और उस ज़माने में ना कोई इन्हेलर्स थे, ना कोई नेबुलाइज़र वगैरह। अगर आपको सांस नहीं मिल रहे थे तो बस सफ़र करना पड़ा। तो बहुत टाइम स्कूल के अस्पताल में, स्कूल की इन्फर्मरी में गुजरने के बाद वो स्कूल ही कहा मम्मी डैडी को, देखिए ये बच्चों को वापस ले लीजिए। लेकिन मैं पूरी परीक्षा पास किए थे, थर्ड स्टैंडर्ड के सारे एग्जाम्स पास करने के बाद मैं सोचा कि हाँ क्यों नहीं 4th स्टैंडर्ड में अप्लाई करें। बॉम्बे वापस पहुंच के
मेरे पिताजी माताजी बॉम्बे में रहते थे, लेकिन वहाँ का स्कूल परीक्षा पास होने के बावजूद वो लोग कहा कि हम 6 साल के लड़की को कभी भी 4th ग्रेड में नहीं ले जाएंगे, लेट हिम रिपीट द 3rd ग्रेड। इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद दिमाग इतना तेज कैसे था? वो तो भगवान से पूछना पड़ेगा। जब मेहमान घर में आते थे, जैसे बच्चों से कहते हैं पोएम सुनाओ, आपसे कहते थे अंग्रेजी बोल के सुनाओ। ये तो ज़रा मजाक उड़ाने के लिए कहा था। और हर बार हर साल क्लास में फर्स्ट आते थे। ये सही है, सिर्फ 1 साल ये नहीं हो पाया और 8th स्टैंडर्ड में 3rd आया था और बहुत दुखद बात थी घर के अंदर। मातम मना रहे थे घर में कि हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगा, जैसे कि कोई देहांत हुआ था घर परिवार के अंदर, कोई मुझे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक आपको था, उससे बहुत नॉलेज मिली। पिताजी न्यूज़पेपर्स के लिए ही काम कर रहा था, वो स्टेट्समैन का बॉम्बे मैनेजर था। सुबह उठ के बॉम्बे शहर के सारे अखबारों को चाय के साथ वो पढ़ते थे और मुझे 6-7 साल से ही मुझे उनके साथ बिठाया। तो बहुत छोटे उम्र से मुझे ये आदत पड़ी कि सुबह उठ के चाय पीना है और अखबार पढ़ना है, और फिर शाम को दूसरे शहरों के अखबार हवाई जहाज़ में आते थे और वो भी पिताजी वापस घर लेके आते थे। तो मैं सुबह 5-6 पेपर पढ़े, शाम को 4-5 दूसरे पेपर पढ़े, मैगजीन्स भी आते थे घर पे। और वैसे भी उस ज़माने में ना टेलीविज़न थे, ना निंटेंडो, ना प्लेस्टेशन, ना मोबाइल फ़ोन, तो किसी दूर की सोच भी नहीं थे। तो इसलिए मैं एक क्या कहूँ, पढ़ने वाला बन गया। आज जो लोग देखते हैं ये ज्ञान इतना देते हैं लोगों को, इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, इतनी नॉलेज है, ये बचपन से ही शुरू हो गया था काम। मेरी आदत ये भी थी कि मैं कोने में बैठ के किताब पढ़ना खुश था। कहीं और माता पिता मुझे कहीं ले गए तभी मैं दूसरों से बात करने के अलावा कोने में बैठा था। पिताजी को ये नहीं पसंद था। उसने कहा कि देखो, ज़िंदगी में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना बड़ी ज़रूरी है, ये कोने में बैठ के किताब पढ़ना नहीं चलेगा। उसके लिए भी शायद मुझे पिटाई मिली है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम स्कूल में डिबेटिंग, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, स्पीच कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट, ये सब में शामिल हो जाओ। और जब मैं 10 साल का था, वो मशहूर थिएटर पर्सनैलिटी जो पर्ल पदमसी, वो मेरे स्कूल में ड्रामा क्लास शुरू की। तो उनका प्रथम विद्यार्थी मैं था, तो थिएटर भी शुरू किए। तो ड्रामा भी बचपन से ही करते हैं? हाँ, ड्रामा भी बचपन से। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बचपन में तो ज़रूर किया। तो क्या चाहते थे फादर मदर, क्या बने? देखिए, सारे मिडिल क्लास परिवार में क्या चाहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बनो। और मैं तो साइंस में मैं फर्स्ट आते रहा, लेकिन मुझे साइंस में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब क्लास 9 में, उस ज़माने में क्लास 9 पे स्ट्रीमिंग करते थे, या ह्यूमैनिटीज़ या साइंस, मैं ह्यूमैनिटीज़ को चुन लिया। और टीचर्स इतने नाराज़ थे, प्रिंसिपल भी, कि मेरे माता पिता को स्कूल पे बुला गया। कहा कि ये हमारे बेस्ट साइंस स्टूडेंट है, ये क्यों साइंस नहीं लेना चाहता, क्यों ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता है। तो मैं पिताजी पूछा, क्योंकि उनका भी सपना था कि ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और मैंने कहा, देखिए मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है साइंस में। तो पिताजी कहा, बकवास मत बोलो, तुम तो फर्स्ट आते हो साइंस में। तो मैंने कहा, परीक्षा लिखने में मैं कामयाब हूँ, नेक्स्ट डे में सब कुछ जो कुछ मैं पढ़ा मैं भूल जाऊँगा, लेकिन आप मुझे साहित्य के बारे में या इतिहास के बारे में पूछिए, और जो स्कूल में नहीं पढ़ा मैं बाहर जाके पढ़ चुका हूँ, तो मैं स्कूल से ज़्यादा मैं जानता हूँ, स्कूल टेक्स्ट बुक से ज़्यादा मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स के बारे में जानूँगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, देन डू व्हाट यू वांट। उस ज़माने में सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस होते थे हमारे। परीक्षा लिखने के बाद पेपर्स को जहाज में कैम्ब्रिज भेजते थे करेक्शन करने के लिए, और उसमें से मुझे जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मिलने, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मुझे मिला था। तो मुझे वेस्ट बंगाल स्टेट से गोल्ड मेडल भी मिले। अगर ऐसे कोई भारतीय गोल्ड मेडल होते तो शायद मुझे भी मिलता, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क मिलना नामुमकिन था। लेकिन मुझे ये सब मैं इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये परीक्षा लिखना उसका मतलब नहीं है कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। मन में क्या रहा, जब आप परीक्षा में जो कुछ आप पढ़े हैं वो भूल गए हो, आपके मन में क्या रहा है, दैट इज द मार्क ऑफ योर एजुकेशन। आमतौर पर तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जिसके मार्क्स आए वो इंटेलिजेंट है। आप कह रहे हैं कि नंबर लेने का तरीका मुझे आता था, लेकिन नॉलेज एक्वायर करनी अलग बात है। अलग बात है। और मैं आज भी, अगर कोई भी विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिला या टीचर्स से, मैं टीचर से हर समय यही कहता हूँ कि देखिए, कभी मत सिखाइए लोगों को क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। आप कहते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, हमारे लेक्चर सुनो, परीक्षा में इसी को आप लिखे रहो,
इसमें से मेरे ख्याल में स्पेशली ये 21st सेंचुरी में इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा रहे जैसे मैं 3 इडियट्स के आमिर खान से बात कर रहा हूँ। उस फिल्म की फिलॉसफी भी यही थी। ऑल इज वेल। नहीं जी, वो भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा। ऑल कुड बी वेल अगर आप आपके काम भी किए। पढ़ाई करो फिर ऑल विल बी वेल। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में भी आप टॉपर थे जी, और आपकी इच्छा थी फॉरेन सर्विस में जाने की। मेरा इरादा यही था, क्योंकि उस ज़माने में भूलिए मत कि अगर आप यूपीएससी परीक्षा में फर्स्ट 10 में नहीं आए, प्रथम 10 रैंक में नहीं आए, आपको फॉरेन सर्विस नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल में अपना जज जो है आज अदालत में, वो कहीं 5वें या भारत में 5th या 6th आए हुए होंगे फॉरेन सर्विस में गुजर जाने के, क्योंकि वही सिस्टम था हमारे। इट वॉज द एलीट सर्विस। उसके बाद लोग आईएएस के बारे में सोचते थे। मेरा एक सीनियर था जो इतिहास में बहुत बहुत कामयाब था, और उन्होंने एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट स्कूल इंटरनेशनल अफेयर्स में वहाँ अप्लाई किया हुआ था, और उनको नहीं मिला एडमिशन। तो उन्होंने उनका जो कैटलॉग था स्कूल का, डॉग ईयर कैटलॉग, देखे कहा थरूर यू अप्लाई, मुझे नहीं मिला, तुमको मिलना चाहिए। और मैंने अप्लाई किया और मुझे एडमिशन भी मिला और स्कॉलरशिप भी मिला। तो मैंने कहा देखिए फॉरेन सर्विस का परीक्षा तो वापस आके लिख सकता हूँ, लेकिन जाके देखें अगर कोई भी मिसचांस से मैं फॉरेन सर्विस में शामिल नहीं हुआ तो एटलीस्ट विदेश तो देखे होंगे। आप शायद आपको पता नहीं कि विदेश जाना बहुत बहुत कठिन बात थी उस ज़माने में। ओह, बहुत बहुत कठिन। पहली बात यह है कि यू कुडंट अफोर्ड इट। तनख्वाह तो बहुत छोटे थे सब लोगों का। मुझे एक्चुअली एयर इंडिया का टिकट खरीदने के लिए भी मुझे लोन लेना पड़ा, लेकिन ये लेके मैं जाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा कि विदेश का अनुभव जानना चाहिए कि क्या है यहाँ। मुझे याद है कि उस ज़माने में हमें फॉरेन एक्सचेंज की कठिनाइयाँ थी भारत में। तो आपको $8 मिलते थे। उस ज़माने $8 तो 60 रुपये भी नहीं थे। मेरे ख्याल में साढ़े 7 था $1 का, तो करीब 60 रुपये दे के आपको $8 मिलता था, और $8 में आप जाते थे विदेश। तो मुझे याद है कि जब मैं हवाई जहाज़ से उतरा, एक बड़ा पोर्टर आके, एक काला आदमी था, मेरा सूटकेस दे, मैंने कहा नहीं मैं मैनेज करूँगा। छोड़ो मैं करूँगा। और मुझे वो $8 से $1 उनको देना पड़ा। तो मैंने कहा कि आज का एक खाना कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बंदा मेरा सूटकेस से उठ के चला गया। उस किस्म की सोच से। तो मैं अमेरिका चला गया, और वहाँ भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलने का ये मौका मिला। और मेरा ये बहुत डर था कि स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूअल नहीं करेंगे, और नेचुरली मुझे रहने का। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करके मैं 3 डिग्री ले लिए 3 साल में वहाँ। कौन कौन से डिग्री लिया? तो एक तो MA था जो मैं 1 साल में ख़त्म कर दिया। दूसरा था एक MALD, MPhil के जैसे, लॉ एंड डिप्लोमेसी के बारे में। और तीसरी मेरी PhD। और ये सब करके मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड साबित किया उस इंस्टीट्यूशन में, द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, जो आजकल वो कहते हैं कि ये कभी तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस मैंने उपयोग किया ये इतने शॉर्ट टाइम पे करने के लिए, वो एक्सेप्शन सारे वो लोग रिमूव कर दिए हैं। कहते हैं कि ये कैसे हमने 22 साल का एक लड़का को PhD दिया, ये कभी नहीं हो सकता भविष्य में। तो इसलिए वो सारे नियम को वो लोग बदल दिया, और अभी किसी और को नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे 22 साल को एक PhD मिलके मैं फ्लेचर तो 22 साल में आप डॉक्टर शशि थरूर हो गए। जी। लेकिन कॉलेज के ज़माने में आप क्या शरारतें करते थे, ये मुझे लगता है कि पवन जी बता सकते हैं हमें। शायद बता सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फ़र्क, एक बड़ा अंतर था हमारे कॉलेज में। मैं तो कॉलेज में ही रहता था, रेजिडेंस जैसे कहते थे। पवन दिल्ली में रह के क्लासेस के लिए आते थे। तो कॉलेज की शरारतें ज़्यादा होती थे जब ये डे स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाते थे, और हम लोग रेजिडेंस में क्या कुछ करते थे उसमें है शरारतें। जैसे मैं तो हमारे एक ह्यूमरस सोसाइटी थे PG वुडहाउस के नाम पे, वुडहाउस सोसाइटी। वो तो कुछ साल पहले किसी ने शुरू किया था, फिर वो इनएक्टिव बन गया था। तो जब मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं रिवाइव करें, तो मैं और 3-4 दोस्तों के साथ वुडहाउस सोसाइटी को रिवाइव किया मेरे 2nd ईयर में। और वहाँ हमने क्या किया कि मिमिक्री कंपटीशन, ह्यूमरस स्पीच कंपटीशन, और एक प्रैक्टिकल जोक कंपटीशन भी कर दिया। हमें एक इतिहास का एक टीचर था जो द्विवेदी साहब, जो टीचर्स के मतलब कम्युनिटी में बहुत शरारती उनकी थी। तो मैं सोचा कि उनको अगर फैकल्टी एडवाइज़र बना दे तो वी कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तो उनको फैकल्टी एडवाइज़र बना दिया। और हमारे प्रैक्टिकल जोक कंपटीशन का ये नियम था कि कोई भी प्रैक्टिकल जोक करें तो पहले द्विवेदी साहब का क्लियरेंस लेके उसके बाद कर सकते थे, तो ऑल अप्रूव्ड जोक्स। तो इसमें से वी हैड ग्रेट ट्रेडिशन स्टार्टेड। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि प्रैक्टिकल जोक वीक वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ रेजिडेंशियल लाइफ। एक दो एग्जांपल आप बताइए, कैसे शरारतें की आपने? देखिए मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक जो मैंने नहीं किया, मैं विक्टिम था। मेरे थर्ड ईयर में मैं था यूनियन का प्रेसिडेंट। मैं चुनाव जीत के, मेरा पहला चुनाव मैं जीत के कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट था। तो हमारे कॉलेज में कुछ नियम थे, गेट्स बंद होते थे मेरे ख्याल में 7 बजे शाम को या 8 बजे, पवन को याद है 7 या 8 बजे गेट्स बंद हो जाते थे। तो करीब रात को 9 बजे एक सीनियर आता था, हम भी थर्ड ईयर पे थे, थर्ड ईयर वाज लास्ट ईयर इन दोस डेज, और कहने लगा कि देखिए मेरे साथ एक लड़की है, आप उसको कैसे भी, मैं उनको कॉलेज से नहीं निकाला तो मुझे एक्सपेल किया जाएगा कॉलेज से, मुझे मदद करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो मैं प्रेसिडेंट हुआ, मुझे जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो कैसे उसको कैसे लेके आइए और मुझे दिखा दो ये लड़की कहाँ है, कौन है। मैं सोचा कि शायद कोई और कॉलेज की लड़की आई होगी चाय पीने के लिए और रह गया होगा लेट। ये तो एक कोट अनकोट लड़की को लेके, स्कर्ट पहन के, बहुत लाल लिपस्टिक ये वगैरह, बड़े विग वगैरह और सब करके, ठीक किस्म की लड़की नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि इनको अभी बाहर करना है। मैंने कहा सही बात है, तुमको इनके साथ देखा तो ज़रूर एक्सपेल किया जाएगा, मैं तुझे बिल्कुल सुरक्षित नहीं रख सकेगा। तो हमने बहुत कोशिश किया कि जाके गेट कीपर को ज़रा सा 2 मिनट के लिए किसी को निकलना है कहेगा, ये सब कोशिश करते हुए लोग हंसने लगे कि वी हैव मेड अ जोकर आउट ऑफ यू। और ये लड़की का विग उतारा, स्कर्ट उतारा, एक फ्रेशर था हमारा कॉलेज। तो मतलब प्रैक्टिकल जोक तो उनके थे और विक्टिम मैं था और यही था एक उदाहरण। बहुत सारी चीज़ें थे। मेरे ख्याल में उस साल प्राइज़ उनको ही मिला, क्योंकि अभी कॉलेज प्रेसिडेंट को इतना बेवकूफ़ कर दिया। कई बार आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके लिए हम सबको डिक्शनरी देखनी पड़ती है, तो आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? देखिए, पढ़ते हुए सीखा। और हमारे शायद सेंट स्टीवंस कॉलेज में, ये 50 साल पहले की बात है, लोग तो काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। तो हमारे जो शब्द मैं यहाँ आजकल राजनीति में इस्तेमाल करके मुझे ऐसे आरोप मिलता है, वो तो हमारे कॉलेज डिबेट्स में भी हम इस्तेमाल करते थे। जैसे शायद आपको याद रहेगा कि एक बार रजत का एक दोस्त है दूसरा चैनल का, वो मेरे खिलाफ कई बकवास वाले प्रोग्राम निकाला। मैंने कहा दिस इज़ अ फरागो ऑफ डिस्टॉर्शंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड आउटराइट लाइज। तो मैंने ये मैं तो सोचा कि ये सारे शब्द सब लोग को जानते होंगे। फरागो तो मैं कॉलेज पे डिबेट्स में इस्तेमाल कर रहा था जब दूसरे साइड के खिलाफ बोलना था, कि वो लोग कह रहे हैं फरागो ऑफ मिस्टेक एंड अजम्पशंस, जो इस किस्म की बातें हम करते थे कॉलेज। लेकिन किसी को नहीं पता, सडनली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की एक ट्वीट आया कि 10 लाख लोग सडनली इस फरागो का मतलब ढूंढ रहे थे इंटरनेट पर। और पिछले 30 साल में 5 या 6 व्यक्तियों से ज़्यादा कोई इसका मतलब नहीं ढूंढा था। तो ये 10 लाख क्यों आ गए? तो लोग उनको जवाब दे रहे थे कि भारत में एक राजनेता ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन मैंने सुना कई बार आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको वो बाद में डिक्शनरी में इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं, देखिए, ये होने के बाद मैंने जो सोचा कि कभी कभी मजाक भी उड़ा सकते हैं हम बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल। अगर लोग कहने लगे कि ये बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करने का आदमी है, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो आपको शायद याद होगा कि एक बार एक मुख्यमंत्री जो हमारे साथ चुनाव लड़के जीता हुआ था, वो एक दिन, पवन मेरे साथ था उस दिन, मैं उनको याद दिलाता हूँ, एक दिन हमारे पार्टी छोड़ के भाजपा के साइड चले गए। तो मैंने उस दिन एक ट्वीट किया कि वर्ड ऑफ द डे, और मैंने एक लफ्ज़ जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता था लेकिन मुझे पता था, मैं लुकअप करके, स्नॉलीगॉस्टर। डेफिनेशन: a shrewd, unprincipled politician. First use, USA 1848.
लेटेस्ट न्यूज टुडे मैं ना किसी का नाम लिया, ना किसी का जगह बोला, ना वो राज्य का नाम बताया, लेकिन सब लोग समझा मैं क्या बोलना चाहता था। तो इस किस्म दूसरा मौका था कि मेरे पब्लिशर्स में मैंने एक किताब लिखा था द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वो तो अभी अवेलेबल होने वाला था। कहा कि आप ट्विटर पे अनाउंस कीजिए आपके सोशल सामाजिक माध्यम में कि ये किताब अभी अवेलेबल है। तो मैंने लिखा दिस बुक इज़ मोर देन जस्ट एन एक्सरसाइज इन फ्लॉक्सिनोसी निहिलिपिलिफिकेशन। और वो सही है कि वो सारे डिक्शनरीज में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो मजाक के लिए करीब 150 साल 200 साल पहले कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये मजाक के लिए ये लैटिन के कई रूट्स को लेके एक नया शब्द बनाया हुआ था कि द एक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग और समवन एज वर्थलेस, कि ये बिल्कुल कोई भी काम पे नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। इसी का किसी के लिए ये शब्द बना गया। इसी को कहते हैं शब्दों की शरारत। बिल्कुल। आपकी लाइफ पे कभी बायोपिक बनी तो उसमें कितनी हीरोइंस होंगी? अगर इस सीन दिखाई दिया तो आपके रोल में कोई तो आके बैठेगी ये प्रश्न पूछने के लिए बायोपिक में, तो कम से कम एक हीरोइन तो आ गई है। देखिए मैं बताऊंगा, पहली हीरोइन तो मेरी माँ, जो आजकल भी मेरे साथ रहती है, 87 इयर्स की औरत है, और जो बहुत और जिसके साथ मुझे काफ़ी मतलब तकलीफ़ें हुई थी। वो बहुत डिमांडिंग थी, जो भी मैं किया वो संतुष्ट नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं और करूं। और फिर अंत में अभी उनके इस एज तक पहुंच के हमारे जो आपस में जो क्या कहूं, जो इंटिमेसी आए हैं, जो इतने मतलब नज़दीकी आए हैं हमारे बीच में, तो मैं इवन 10 साल पहले मैं शायद इमेजिन नहीं करता था। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है मेरी ज़िंदगी में, मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ। फिर नेचुरली मेरी 2 बहन भी है, और ये बहन एक तो 4 साल छोटी है, दूसरा 6 साल छोटी है, और ये दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़ी क्रिटिक्स भी है। तो उनके साथ में बढ़ गया हूँ, और हम तीनों 3 देश में हैं। एक तो लंदन में सेटल कर दिए, एक तो कैलिफोर्निया में अमेरिका में, और मैं यहाँ भारत में। फिर भी हम हर साल मिलते हैं, हर रोज़ हम टेक्स्ट करते हैं, हर रोज़ हम बात करते हैं। तो इस किस्म के जो बंधन है हमारे आपस में, ये भी मुझे बहुत स्पेशल है। ये भी हीरोइंस होंगे इस सिनेमा में। तो आपने ये नहीं बताया कि 3 बार आपने शादी की है, वो भी हीरोइन होंगी? वो भी हीरोइन होंगी ज़रूर। शायद सारे हीरोइन नहीं, उसको अलग बात है। नहीं, लेकिन देखिए मेरे बच्चों की माँ मेरे मन में अभी भी बहुत बड़ी हीरोइन है। वो जो हम कॉलेज में हमारे प्यार हुए, और मैं 21 साल में शादी की, मैं इतना श्योर था। तो 21 साल में कभी कभी आप तय करते हैं चीज़ें जो शायद आप तैयार नहीं थे ये तय करने के लिए, लेकिन मेरे मन में वो बहुत बड़ी हीरोइन है अभी भी, और हमारे पास अभी अच्छा कॉन्टैक्ट, अच्छा संपर्क है। अब कोई और हीरोइन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है? एक अंग्रेजी में कहावत है ना, नेवर से नेवर। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरी उम्र सोचिए, मेरी जिम्मेदारियाँ सोचिए, पॉसिबिलिटी बहुत छोटी है। हरकतों से तो नहीं लगता है जल्दी कुछ हो जाएगा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में राइटर और पॉलिटिशियन शशि थरूर पर इल्जाम है कि ये दिल फेंक हैं। शशि, आजकल राहुल गांधी कहते हैं ना कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो लोग कहते हैं शशि थरूर ने तो बहुत पहले खोल ली थी। और जहां शशि थरूर जाते हैं, लड़कियां आती हैं। एक पुराने ज़माने में एक एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब वो कहते हैं कि शशि थरूर है जहां लेडीज़ हैं वहां। दुनिया में 50% लोग तो लेडीज़ ही हैं, औरत हैं।
तो उनको हम बिल्कुल इज्जत से देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्यों नहीं। तो आप उन्हें कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं। पार्लियामेंट के गेट पर जब आप किसी लड़की से मिलते हैं, महिला से मिलते हैं, तो कैसे दिखते हैं? देखिए एक मंत्री है, आप ऐसे आरोप मत लगाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा, आप उनसे कह रहे हैं कि आओ हमारी हवेली पर। शायद मैं पूछ रहा था कि आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में बोल रही थी, बहुत अच्छा बोला, और ऐसे भी हम पार्लियामेंट में और करना चाहिए। देखिए ये तो संसद है, संसद की बातें ही चलते हैं यहाँ। संसद के अंदर बैठ के आप कैसे बात करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो सुप्रिया सुले से आप बात कर रहे हैं। फोटोज तो बहुत मिसलीडिंग होते हैं। फारूक साहब अपना भाषण देता था, सुप्रिया सुले बोलने वाली थी और वो कुछ मुझसे चेक करना चाहती थी अपने भाषण के पहले, तो इसलिए वो बोल रही थी, मुझे सुन नहीं सका क्योंकि फारूक साहब मेरे आगे वो बोल रहा था, तो मैं ज़रा नेचुरली नज़दीक गया उनको सुनने के लिए, बस यही था। अच्छा, मान लेता हूं पार्लियामेंट की दोनों तस्वीरें मिसलीडिंग हैं, कमेंट जो लोगों ने लिखे वो भी ठीक नहीं थे, लेकिन अगर आप कभी किसी की शादी में जाते हैं वहां क्या होता है वो देखिए। अब लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कौन है। देखिए मैं तो सफ़ा पहन के नहीं गया था, लेकिन जब वहाँ आए, हम तो बारात के एक अंग था और उनके परिवार, दुल्हा के परिवार ने मेरा ये आपको दूल्हा बना दिया? नहीं, सारे अतिथि पे ये टर्बन पहना दिया था, मतलब सफ़ा, और उसके बाद। अच्छा, आप खुद बताइए, इस तस्वीर में, ये तस्वीर है जो गीतांजलि श्री जी जो राइटर हैं, करेक्ट, इनके साथ लंदन में आप उनको स्ट्रॉबेरी खिला रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस पर जो कमेंट लिखा ट्विटर पर, किसी ने लिखा, आग लगी है बस्ती में, थरूर अपनी मस्ती में। लिखना तो काफी सस्ती होती है, इसलिए शायद लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद एक तस्वीर पोस्ट की गई कांग्रेस के नेताओं की जो पुलिस के डंडे खा रहे हैं, ये तो कहा कि ये डंडे खा रहे हैं और शशि थरूर स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। लेकिन हम भी ऐसे इस किस्म के धरने पे भाग लिए हैं। पता नहीं कि वो उसी दिन का फोटो है, क्योंकि मेरे ख्याल में जब मैं गया था वो लंदन का जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के लिए गया था। अब ये तस्वीर है आरजे की, आरजे रेडियो मिर्ची। हाँ, वो आरजे ने अच्छे जवाब दिए जब लोगों ने इसको ट्रोल किया इसके बारे में, क्योंकि ये आरजे इंटरव्यू कर रही थी रेडियो के लिए, इसलिए उनका रिकॉर्डर हमारे दोनों के बीच में था। उसने कहा कि हमारे पास आके बैठिए साउंड क्वालिटी के लिए। आपसे ही कहते हैं हमारे पास आके बैठिए। आप रजत, आपको अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरव्यूअर ये सब तय कर, आप कहिए कि यहाँ जाके बैठे, मैं यहाँ आके बैठा, आप प्रश्न पूछे मैं जवाब देता हूँ। तो जब वो इंटरव्यू करते हैं, एक्चुअली उनका ही राज है। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो कमेंट क्या आए, उसका एक कमेंट आपको बताता हूँ। हुस्न तुम्हारा पर्वत है, आंखें तुम्हारी झरना प्रिय, मेरे दिल पर दे दो शाहीन बाग का धरना प्रिय। लेकिन ऐसी बातों में मैं ये भी कहूँगा कि जब मेरे खिलाफ आप ट्रोल करना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो राजनीति में हूँ, राजनीति में बिल्कुल हमारा चमड़ा ज़रा थिक हो जाता है, थिक स्किन पे जीना पड़ता है। लेकिन दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचिए। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बीवी हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं। क्या ये ठीक है कि उनको भी इसमें, क्योंकि मेरे खिलाफ बोलना ठीक है, वो राजनीतिक बात है, मुझे कोई नहीं। तो फिर आप ऐसी तस्वीर खिंचवाते क्यों हैं?
मैं नहीं खिंचवाया, ये पिक्चर दूसरों ने ले लिया। ये आरजे का टीम आके वहाँ फोटो किया और उन्हीं के अकाउंट से ये ट्वीट हुआ था। तो नेचुरली वो लोग पब्लिसिटी चाहते हैं उनके इंटरव्यू के लिए, उनके रेडियो स्टेशन लोग सुनना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं फ़ोटो मांग रहा हूँ। एक्चुअली अब तक ज़्यादा लोग मुझसे फ़ोटो मांगते हैं, मैं किसी का फ़ोटो खींचने के लिए नहीं जाता। ये बात सही है। और जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे कलकत्ता में मैंने तस्वीरें देखी हैं, चेन्नई में देखी हैं, और जो महिलाएं हैं वो आपके साथ तस्वीर खिंचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो उनसे पूछिए, आप मुझे क्यों आप अभी ये इल्ज़ाम कर रहे हैं? शशि, ये तो मजाक की बातें थी, जो बहुत कुछ ट्विटर पर चलता है, इसमें कितना सच होता है कितना झूठ होता है। लेकिन एक गंभीर बात मैं आपसे करना चाहता हूँ आपके रिलेशंस के बारे में। सुनंदा पुष्कर से सारी दुनिया ने देखा आपको मोहब्बत थी, दोस्ती थी, और उनकी वजह से आप पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे। मोदी जी ने कहा कि 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि ये दोस्ती मोहब्बत नहीं है, ये कोई अरेंजमेंट है। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जनता के सामने, क्या रिलेशन था? देखिए, बहुत बहुत प्यार के रिलेशन था नेचुरली। देखिए, आप कौन से अरेंजमेंट हो सकते हैं कश्मीरी पंडित और केरला नायक के साथ? ये तो हमने मिल के प्यार करके शादी की। और ये बहुत दुखद बात है कि जब किसी के देहांत होता है कि इसको कुछ लोगों ने राजनीतिक इस्तेमाल करने का कोशिश की है। बहुत बहुत बुरी बात है। अंत में आपको पता है कि ये विषय अदालत तक पहुंचे, कई साल तक जानना पड़ा, और अंत में जज इसको बिल्कुल थ्रो आउट करके कहा कि ये क्या बकवास है। ना कोई सबूत है कि इनका आत्महत्या हुई है, ना कोई सबूत है कि इनका हत्या हुई है। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे केस? पूरा केस को करके मेरे खिलाफ, मतलब इसको डिस्चार्ज कहते हैं। ये नहीं कि मुझे ट्राई करके मुझे इनोसेंट ऐसे किया कि मैं अपराधी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि केस ही नहीं है, केस को डिस्चार्ज करना चाहिए। शशि, जिसका ऐसा स्कॉलरली बैकग्राउंड हो, पब्लिक लाइफ हो, इतना रेस्पेक्ट हो, लोगों का प्यार हो, उस पर जब इल्ज़ाम ये लगे कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, हत्या की है, तो आप सोचिए कैसे लगेगा आपको। जो मुझे जानते हैं वो लोग को पता है कि मैं किसी के ऊपर कोई हमला कभी नहीं कर सकता। मैं किसी में, मेरे बच्चों को भी मैं कभी हाथ से मारा नहीं, कभी। तो इस किस्म के आदमी, जो सब लोग जो मुझे जानते हैं, वो उसको अच्छी तरह पता है कि ये नामुमकिन है, ये कभी हो भी नहीं सकता था। उनका भाई जो है, 2 भाई है, उनका बेटा, एक ही बेटा है, वो सारे मेरे साथ रहा। कहा कि हम जानते हैं कि ये नहीं हो सकता था। लेकिन बाहर के लोग जो हमें नहीं जानते थे, उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन इसमें एक अच्छा राजनीतिक मौका देखा, ये लोग ये सब किया। मेरे ख्याल में बहुत बहुत बुरी चीज़ थी। और मैं भी जनरली स्पीकिंग हमारी राजनीति में एक ज़माने में लोगों के प्राइवेट लाइफ्स, जो अपने स्वकार्य ज़िंदगी जो होते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता था। लोग कुछ नहीं बोलते थे। बहुत सारे, अभी वाजपेयी साहब के बारे में, दूसरे कई लोगों के बारे के प्राइवेट लाइफ के बारे में लोग शायद बातचीत करते थे, लेकिन कोई भी माध्यम में ऐसे नहीं छपाते थे, कोई टीवी नहीं होते थे। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में हमारा कल्चर बदल गया, और बहुत बुरी तरह से। शशि, आमतौर पर आपकी अदालत में मैं कोशिश करता हूँ कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ना बात की जाए। मैं चाहता हूँ कि आप जनता को बताएं, क्योंकि इतना कुछ इसके बारे में पब्लिकली कहा गया है, इतना कुछ लोगों ने कहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगे। आपके उनसे डिफरेंसेस हो गए थे सुनंदा से? नहीं जी, एक्चुअली हमारे बीच में कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं था। आप उनकी ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मन में ज़रा सा तकलीफ हुई थी उनको। तो एक दिन आप बहुत प्यार की ट्वीट्स निकलेंगे, अगले दिन कुछ और लिखेंगे। बिल्कुल उनकी तरफ मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो बुरी लड़की नहीं थी, वो बीमार औरत थी, और इसके बारे में ज़रा सा सिंपैथी होना चाहिए। मैंने एक्चुअली पार्लियामेंट में कहा था जब मेंटल हेल्थ बिल आए थे, कि आप लोग समझ रहे हैं, किसी का टांग टूटा है तो आप सब सिंपैथी देते हैं, हम देख सकते हैं कि टांग टूटा है। जब किसी का मन टूटा है, लोग को दिखाई नहीं देता, लोग समझते नहीं है, लोग की तरफ से कोई सिंपैथी नहीं है उनकी अनुभव के लिए, और उनके साथ जो रहते हैं उनके अनुभव के लिए। तो ये बहुत दुखद बात हुई। लेकिन फिर भी इसको इस किस्म के इस्तेमाल करना बहुत बहुत बुरी बात थी। और मैं कभी भी, मैं तो आपको पता है कि ये मेरा 15 साल के जो अनुभव है राजनीति में, मैं किसी को व्यक्तिगत आरोप अब तक नहीं चलाया, किसी को भी। मैं अगर किसी को बिल्कुल मैं नाराज़ हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं
पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनालिटी पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन बहुत फिर भी मुझे मेरे मन में 2-3 लोग हैं जो मैं कभी भी क्षमा नहीं कर सकूंगा, जिसकी जो कॉन्डक्ट है, जिसकी जो झूठ, और जो जानते थे जो झूठ है, जो झूठ बोलते रहे, ये तो हम कभी इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉरगिव। अब मीडिया में सब कुछ आ रहा था, आप जानते थे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं जवाब दिए उस वक्त? देखिए, क्योंकि उसी वक्त हमें पता था कि सरकार किसी और के हैं, पुलिस किसी और के हाथ में है। जो भी मैं बोलेगा शायद उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉयर्स ने कहा जो भी आपको बोलना है आप पुलिस को बताइए, और एक दिन अगर ज़रूरत पड़े तो अदालत को बताइए, लेकिन बेहतर है कि आप बिल्कुल माध्यमों को कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि बोलने से ये विवाद अलग हो जाए। मुझे अब तक मेरे मन में मैं 100% कन्विंस नहीं हूँ, 100% मैं नहीं कहूँगा ये ठीक था स्ट्रेटजी, लेकिन लॉयर्स अभी भी मुझे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आप कुछ नहीं कहा, कि ये विवाद को माध्यमिक विवाद नहीं बनाया, कि आप सिर्फ पुलिस, और अंत में पुलिस का जो रिपोर्ट है वो क्लियर है कि उन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे तरफ से 100% कोऑपरेशन मिले उसके, मैं कोई भी जो भी वो मांगा मैंने दे दिया। वो लोग सरप्राइज रेड करके मेरे मोबाइल फ़ोन, मेरे लैपटॉप सब कुछ ले गए, मेरे साथ जो काम करते थे उनके भी लैपटॉप ले गए, मेरा पूरा ईमेल का पासवर्ड चाहता था मैं वो भी दे दिया, क्योंकि मुझे छुपाने के कुछ नहीं था। मैं सोचा कि जो भी आप लोग चाहते हैं देख लीजिए और आप तय कीजिए कि क्या इसमें कुछ शक है या नहीं। इसलिए वो ये हत्या के बारे की बात करना वो लोग बंद किया। फिर अंत में कुछ ना कुछ करने के लिए शायद ये आत्महत्या की बात करने लगे, लेकिन उसका भी ज़ीरो सबूत है। तो डेथ कैसे हुई थी ये पता चला? देखिए, अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि पोस्टमार्टम वाज नॉट वेरी वेल डन, और मैं ज़्यादा ऐसे डिटेल्स में आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब तो ये मेरे मन में ये चैप्टर बंद हुआ है और ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जो पद्म विभूषण मिला है उनको, वो ये पोस्टमार्टम के बारे में अखबार में पढ़ के वो मंत्रियों को, सरकार को एक चिट्ठी लिखा, जिनकी कॉपी मुझे पहुंचा है। जिन्होंने कहा कि दिस इज़ शॉकिंग दैट पोस्टमार्टम इज़ नॉट अ फिशिंग एक्सपीडिशन। उन्होंने कहा कि ये सारे पॉसिबिलिटीज़ और होते थे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड इन द मीडिया, और इसके बारे में क्यों नहीं सोचा ये लोग। तो लेकिन ये सब डिटेल्स में जानने की मेरे ख्याल में ये नहीं है फोरम। एक दिन शायद इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर सकेंगे, लेकिन जब मैं एक्टिव हूँ पब्लिक लाइफ में, मेरी पब्लिक लाइफ में इस विषय आया यही बुरी बात है, और मेरे ख्याल में इस पे ही रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जो काम किया हूँ हमारी जनता के लिए और हमारे देश के लिए, उसका 0.01% भी नहीं है इस विषय। और इस विषय पे आप जब इतना ज़्यादा अटेंशन देते हैं, इट इज़ अनफेयर टू मी। शशि, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको भी बरसों से जानता हूँ, सुनंदा को भी जानता था, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि 7.5 साल आपने किस तरह की तकलीफ सही होगी। लेकिन जितना मेरे काम की दृष्टि से पब्लिक डोमेन में होने की वजह से पूछना ज़रूरी था, मैंने पूछा। आपके सेंटिमेंट में रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में आप असली अदालत से बरी हुए, और आपकी अदालत में भी आप इससे ज़रूर बरी होंगे। थैंक यू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फॉर्मर मिनिस्टर शशि थरूर पर आरोप है कि ये राजनीति में मिसफिट हैं। शशि, आप टॉपर हैं, स्कॉलर हैं, यूएन में काम कर चुके हैं, डिप्लोमेसी जानते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है आज की राजनीति में? आजकल मेरे ख्याल में राजनीति में ऐसे लोग भी अट्रैक्टेड हो गए हैं जिसकी बैकग्राउंड अलग है। मेरे तो राजनीतिक परिवार नहीं है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, ना मेरे बच्चे आने चाहते हैं राजनीति में। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ जिसको एक मौका मिला, और मैंने सोचा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मैं आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, तो मेरे आने से शायद कुछ फ़र्क ले आ सकता है। एक आपका स्टेटमेंट मैंने देखा, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा खर्चा ही होता है। वो तो सही है, क्योंकि आप ये भी समझना चाहिए कि
कई लोग अभी भी हैं हमारी राजनीति में जो राजनीति से पैसे कमाना कोशिश करते हैं, जो अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी से पैसे लेते हैं वगैरह। ये किस्म की राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरे ही पैसे से एक छोटा सा पारिवारिक फाउंडेशन बनाया है तिरुवनंतपुरम में। जब लोग मुझे आते हैं कठिनाइयों के साथ जिसके लिए कोई ऑफिशियल आंसर नहीं, जवाब नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आता है कि एक सरकारी अस्पताल में कैंसर का एक ऑपरेशन चाहिए, मैं तो प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड पे भेज सकता हूँ। मुख्यमंत्री का भी रिलीफ फंड होता है। लेकिन जब कोई आके कहते हैं कि देखिए मेरा ऑपरेशन हो चुका है लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं, आप दे दीजिए, मेरा ही जेब से देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन बना के ऐसे देता हूँ, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि लेकिन आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ये भी आपसे नाराज़ होंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। देखिए, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लड़ा था। मैं लड़ा क्योंकि मैं कुछ बदलाव ले आना चाहता था। आप उनकी मर्जी के कैंडिडेट तो नहीं थे। नहीं, सही है। मैं जब लड़ने के बारे में सोच रहा था, मैं सोनिया जी से जाके मिला, मैं प्रियंका जी से जाके मिला, और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी से जाके मिला। और तीनों से मैंने पूछा, देखिए मैं आप लोग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी में कुछ बदलाव ले आना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एक लोकतांत्रिक चुनाव ऑथराइज करेंगे तो मैं इसमें भाग लेना चाहूँगा। आपकी क्या सोच है? मैं एक्चुअली तैयार था कि वो लोग कहें कि मत कीजिए, क्योंकि हमारे पार्टी में हम एकता चाहिए, आप ऐसे कुछ मत ले आइए, आप अलग हो जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कहा। तीनों मुझे प्रोत्साहित करके कहा कि आप जाइए, इट्स गुड फॉर द पार्टी, चुनाव होने दीजिए, मैं जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं हम उनको इजाज़त दे देंगे। तो मैंने इसी स्पिरिट पे अंदर आया। फिर पता चला कि हाँ, एक ऑफिशियल कैंडिडेट तो था, तो उसके बाद ये क्लियर था कि बात अलग होगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार एक स्टेप लिया मैंने, तो उसका पूर्ति करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इसलिए लड़ने दिया ताकि लेजिटिमेसी मिल जाए चुनाव को। चुनाव हुआ और हार गए। देखिए, मेरे ख्याल में लेजिटिमेसी हुई है, क्योंकि अंत में सोनिया जी मुझे कहा कि व्हाट यू हैव डन स्ट्रेंथन द पार्टी। मैं खुश हूं कि अगर ये हुआ है, क्योंकि अब पार्टी को मजबूत करना ही चाहते हैं। खड़गे साहब ने जीता है, मैं उसको पूरा सम्मान देता हूं। जो भी वो तय करेगा वही होगा पार्टी का। खड़गे साहब नहीं कहते कि जो वो तय करेंगे, वो कहते हैं जो हाईकमान तय करेगा वो मैं करूंगा। लेकिन ये हाईकमान शब्द तो हाँ हमारे पार्टी में आए हैं कुछ साल पहले, अभी ये इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से आया था ये शब्द? इतिहास पढ़ के मैं सिर्फ ये पहले सुनने लगा वर्ल्ड वॉर 2 में, तो दूसरा जो युद्ध था, महायुद्ध, उसमें तो जर्मन आर्मी में हाई कमांड होता था। तो पता नहीं वहाँ से लेके किसी ने हमारे कांग्रेस पे ये डाल दिया और हम लोग भी इस्तेमाल करने शुरू किए। लेकिन यही है हाई कमांड। हाई कमान ये जिसको जहरीला सांप कहा, जिसको नालायक कहा, जिसको मौत का सौदागर कहा, उसके साथ आप कैसे रिलेशन दिखाते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री मेरी कंस्टिट्यूएंसी आया हुआ था, हाँ, तिरुवनंतपुरम। ये वो टाइम है जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, आपकी पार्टियों ने फुल थ्रॉटल अटैक प्रधानमंत्री पर किया हुआ था। अरे मैं खुद जाके प्रचार किया कर्नाटक में। मैं 3 दिन बेंगलुरु में प्रचार करने के बाद आया हुआ था। लेकिन यह है कि जब प्रधानमंत्री हमारी कंस्टिट्यूएंसी आएंगे तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जगह का एमपी होते हुए कि प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। ये तो नॉर्मल है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा। मैं ऐसे आपको कहा कि मैं व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं किया किसी के भी, ना मोदी साहब का ना किसी और का। लेकिन हमारी लोकतंत्र में ये भी है कि एक स्थान के लिए भी एक हमें इज्जत देना चाहिए। क्योंकि जब जनता चुन के किसी को प्रधानमंत्री बनाया है तो वो प्रधानमंत्री पोजीशन जब तक वो ऑक्यूपाई करेगा उसका रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ कि यहाँ शायद राजनीतिक दुश्मनी हो सकते हैं, ही इज़ एन एडवर्सरी, लेकिन जब विदेश जाता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, मैं वहाँ उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ। लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद आए थे आपकी अदालत में, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में, जब वो कांग्रेस में थे, तो कोई भी अगर मोदी जी से मिले, मोदी जी की तारीफ करे तो उसको मोदी का एजेंट कह देते हैं। हाँ, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। मेरे खिलाफ भी ये सब कितने साल से लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा जाने वाला हूँ। तो मैं कहा, तो मेरे दोस्त उनसे कहते हैं कि देखिए आप पढ़ लीजिए जो ये लिखता है,
उनका असली सोच तो आप इनका लेख में मिलेगा आपको। आप ऐसे मत सोचिए कि जो जिनके मन में इतने क्लियर सिद्धांत हैं, इतने मूल्य हैं कि वो सडनली बदल के इसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकेंगे। एक ज़माने में मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब जैसे नेहरू साहब के बारे में बोला, उस किस्म की सोच आजकल नहीं हो रहा है हमारे देश में। लेकिन वाजपेयी साहब के बारे में भी कहते थे आप अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टी में हैं। मैं ये भी सुनता हूँ कभी कभी मेरे पास। ऐसे आपके बारे में भी यही बात कहते हैं कि आदमी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। देखिए, मैं तो मेरे कन्विक्शंस के अनुसार एक पार्टी चुन लिया। मैं तो सही बात कहूँ तो मेरे पहले आप किताबें देखिए, मैं सबको क्रिटिसाइज़ किया हूँ, कांग्रेस को भी। लेकिन मनमोहन सिंह साहब और नरसिम्हा राव के कांग्रेस में जो बदलाव लेके आए हैं, लिबरलाइजेशन, जो मेरा आरोप था कांग्रेस का कि बहुत ज़्यादा स्टेटिस्ट इकॉनमी चला रहे हैं, वो आरोप लिबरलाइजेशन के साथ गिर गए। और फिर भाजपा जब हमारे देश को ये हिंदुत्व के नाम पे बांटने लगे, मुझे लगा कि हमारे देश का एकता के लिए कांग्रेस की जो राजनीति है वही अच्छा है कि सब लोग को एक साथ में, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप मलयालम बोलते हो, हिंदी बोलते हो, ये सब कोई बात नहीं है। आप भारतवासी है तो हम एक है, हम आपको एक ही तरह देखेंगे। इस किस्म की राजनीति मुझे पसंद हुआ, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा 22 साल कांग्रेस में रहे, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी आदमी का इतना अपमान होता है। अब राहुल गांधी को मिलने गए तो जिस प्लेट में कुत्ता बिस्किट खा रहा था, उसी प्लेट से उनको खाने को कहा गया था। तो उन्होंने कहा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी कैसे रह सकता है? इस किस्म के घटने मुझे तो कभी नहीं हुआ, तो मैं क्या बताऊं। मैं इस कुत्ता को देखा नहीं, मैं राहुल गांधी को कई बार देखा हूं। मैं कहूंगा कि देखिए, हर व्यक्ति को आपने कभी इस कुत्ते को नहीं देखा वहां? नहीं, तो देखिए शायद ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मैं सिर्फ काम के लिए जाता हूं, काम पे बात करने में मुझे ये मौका नहीं मिला है। और देखिए, राहुल जी के साथ बात करना मुझे काफ़ी आसान लगा, क्योंकि वो जवान आदमी है, उसका सोच, मैं उनके साथ संपर्क करने में मुझे कठिनाई नहीं महसूस हुआ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना हक है। आप देखिए, राहुल गांधी का कितना जिगरी दोस्त था ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद या RPN सिंह, वो लोग अभी कहाँ हैं? भाजपा में हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो दोस्ती के बारे में आप जो भी सोच सकेंगे, अंत में हर राजनेता अपनी ही चॉइस क्या करते हैं। वजह आपको लगती है इतने सारे लोग, गुलाम नबी आज़ाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, सिंधिया, कितने सारे नाम लिए, क्यों सब एक एक करके चले गए, बिछड़े सभी बारी बारी? देखिए, राजनीति में आजकल ऐसे ही होता है। आपको पता है कि कर्नाटक में कितने बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री भाजपा का, एक उप मुख्यमंत्री भाजपा का, उनको छोड़ के कांग्रेस में आ गए। तो ऐसे होता ही है। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं कहूँगा कि अगर आप राजनीति में हो, आपका कुछ सोच होना चाहिए, कोई कन्विक्शंस होना चाहिए, कोई विश्वास होना चाहिए, कोई सिद्धांतों के बारे में आप राजनीति करना। अब मैंने सुना है कि आजकल आप पूरे केरल का दौरा कर रहे हैं। जब मैं राजनीति में आना चाहता था तो लोग सोचते हैं कि आपका नेटिव प्लेस क्या है। मैं तो केरल, मेरे माता पिता केरल से हूँ, उनके जन्म केरल में हुआ था, तो इसलिए वहाँ से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। तो ऐसे जिस राज्य में मैं कभी जिया नहीं था, मैं सिर्फ हॉलीडेज़ के लिए बचपन में हर साल 1 महीने के लिए जाता था, वो मेरा कर्मभूमि बन गया। और नेचुरली लोकसभा में ये होता है, आपको पता है कि आप एक जगह से आपको जीतना पड़ता है। तो मैं एक जगह जो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ मेरे रूट्स अभी वहाँ। अब चौथी बार लड़ेंगे आप चुनाव वहाँ से? वो तो तय करने की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तिरुवनंतपुरम में हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे इनविटेशन दूसरी जगह से भी मिलता था और वक्त नहीं मिलता था जाने के लिए। तो जब ये अध्यक्ष चुनाव के बाद मुझे ज़रा सा वक्त मिला, मैं जाके कुछ इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करके कहीं और जाके बात की, और मुझे लोग कहने लगा कि देखिए, अगर आपको दिल्ली में एक अच्छा रोल नहीं है, अच्छा भूमिका नहीं है, आप केरला में आइए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है यहाँ। तो मैंने सोचने लगा कि अगर हाँ इस किस्म की डिमांड है तो मैं क्यों नहीं सोचूं, और इसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि रेजिस्टेंस भी है, कि कुछ लोग हैं मेरी पार्टी में जो ये पसंद नहीं करेगा, और
मुझे मेरे भविष्य के बारे में सोचना है। मैं तो अभी एक पूरा करियर यूनाइटेड नेशंस में करके 29 साल करने के बाद अभी यहाँ 15 साल आया, कब तक काम करते रहूँ? मैं इस किस्म के राजनेता नहीं हूँ जो अंत में हमारा फ्यूनरल पायर तक राजनीति करते रहूँगा। अंत में हम सब चाहते हैं कि कभी भी जब आपको पता चला कि जितना भी फ़र्क आप लेके आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, कि वो फ़र्क ले आना आप शायद अभी कामयाब नहीं हो, मैं अलग हट के मैं क्रिकेट देखना चाहूँगा, किताब पढ़ना चाहूँगा, मेरे पोते पोती के साथ खेलना चाहूँगा। उस वक्त का वक्त कब आएगा मुझे तय करना है। शायद 24 में ही मैं ये तय करूं, या शायद आप 5-6 साल के बाद तय करूं, लेकिन ये सब सोच के मैं कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शशि थरूर अब केरल के चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार बनना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग मुझे इसके बारे में बोल रहे हैं, और मैं भी नेचुरली सारे ऑप्शंस जब आप एग्जामिन करेंगे, तिरुवनंतपुरम के लोग, उनका विश्वास मुझे दिया है, मैं उसको बिल्कुल बिट्रे नहीं करना चाहता हूं। मैं उम्मीदवार फिर बनूं तो उनकी सेवा में ही बनना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे प्रॉस्पेक्ट है, जैसे कि मेरे ही राज्य में मुझे एक मौका मिला कि पार्टी के नेतृत्व देके कुछ बदलाव ले आएं, तो ये भी शायद एक अच्छी कंक्लूजन होगी मेरी राजनीतिक यात्रा में। लेकिन ये सब तय करने के लिए मुझे और टाइम चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी पार्टी की राय भी सुनना है, दूसरे लोगों की राय भी सुनना है, और सब सुन के एक डिसीजन ले लूँगा। लेकिन अभी मुझे कुछ जब आप तय कर लेंगे तो मैं आपको फिर से आपकी अदालत में बुलाऊंगा। क्यों नहीं? आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फॉर्मर मिनिस्टर शशि थरूर पर आरोप है कि इनके और इनकी पार्टी के विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन है। शशि, जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, एक आप हैं जिन्होंने लंदन में जाके स्पीच दी, अंग्रेजों को उनका आईना दिखाया और उसकी बहुत तारीफ हुई। एक राहुल गांधी हैं, वो जब लंदन में और अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, आप आइए ज़रा हमारा ख्याल करिए, कुछ मदद करिए। नहीं, वो नहीं कहा। देखिए, ये आरोप, ये गलत आरोप, ये गलत आरोप है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अभी ताली बजाए, कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी में काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन्हें ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करने के लिए, किसी और की नहीं। उसने कहा कि आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है ये एक ग्लोबल पब्लिक गुड है, पूरा दुनिया के लिए अच्छा है कि भारत लोकतांत्रिक रहे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आप आके कुछ कीजिए, आप जानिए, बस यही कहा उन्होंने। लेकिन गलत कोट बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ डेमोक्रेसी सडनली डिसअपीयर्ड इन यूरोप? You will be shocked and say, oh my God, that's a massive blow to democracy. And he says that has happened already. That's not something that's going to happen in future. And with that regard, Europe shocks me that there is no reaction. हाँ, रिएक्शन मतलब उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मर रही है और यूरोप में कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोलने के बारे में शायद उसने कहा। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है, मैं हर चुनाव को मैं एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन मानता हूं। चुनावी लोकतंत्रता हमारे पास है, लेकिन जो दो चुनाव के बीच में जो होता है, इसमें तो कई चीजें की कमी है हमारे लोकतंत्र में। मान सकते, लेकिन ये शिकायत आपने तो कभी यूरोप में जाके नहीं की, आपने तो कभी अमेरिका में जाके नहीं की। सही है, क्योंकि मैं तो कुछ सालों से कह रहा हूं कि कोई कांग्रेसी फॉरेन पॉलिसी और भाजपा फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी है और भारत के इंटरेस्ट है। तो मैं तो जब एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का अध्यक्ष था, मैं इसी स्पिरिट में कह रहा था कि देखिए, इस विषय पे जो भी हमारे राजनीतिक डिफरेंसेस होते हैं, ये तो हमारे देश के सीमे पे रुक जाते हैं, बाहर हमारे डिफरेंसेस नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि इसको जो पहले तोड़ने लगा, ये तो भाजपा और मोदी साहब है। मोदी साहब विदेश में जाके कह रहा था कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ 60 साल से,
कि जो हमारे पहले आए थे भारत को इतनी बुरी तरह से चलाए कि लोग गर्व से नहीं कहते थे कि वह भारतवासी थे। इस किस्म के भाषण मोदी साहब ने विदेश में देने शुरू किया। हमको आश्चर्य लगा क्योंकि कोई भी हमारे प्रधानमंत्री उनकी राजनीति, भारतीय राजनीति को विदेश पे बोलने नहीं लगा था। ये मोदी जी ने पहला किया। आप तो कहते हैं कि एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाकर अच्छा किया, एक स्पेशलिस्ट को डिप्लोमेट को बना के। बिल्कुल, एक दिन शायद पवन वर्मा भी बनना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जो ये करके उनका अनुभव है, विदेशियों की बात करने का अनुभव है, जो विषय जल्दी समझ लेते हैं, इस किस्म के लोगों को जिम्मेदारी लेकिन आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं उनको चाइना की बिल्कुल समझ नहीं है, वो चाइना की थ्रेट को नहीं समझ सकते। चाइना के बारे में हम सबको ज़रा सा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सब लोग कहते हैं कि हमारे जो सीमा है, हमारे जो फ्रंटियर है, जो अनडिफाइंड है, कोई क्लियर लाइन नहीं है जो दोनों देश सहमत हो। तो उसमें ऐसे भी एरियाज थे कि दोनों साइड पेट्रोल करते थे। हमारे पेट्रोल जाते थे रविवार को, उनके पेट्रोल आते थे सोमवार को, और आपस में कोई झगड़ा नहीं हुए, क्योंकि हम जाते थे वापस आते थे हमारे हक साबित करने के लिए, और वो भी ऐसे करते थे। लेकिन अभी ऐसे पेट्रोलिंग स्टेशन में 26 जगह आए हैं जहां भारतीय फौज जा नहीं सकता है, और चाइना आके वहाँ कब्जे किए हैं ये जगह को, अपने बैरक्स को या अपने बेसिस को वो वहाँ स्थापित किए हैं। तो इसके बारे में क्या कर रहे हैं हमारी सरकार, ये तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, हमें जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना कुछ भूमि नहीं लिया, भारतीय भूमि नहीं लिया है, लेकिन ये भारतीय भूमि है या नहीं वो दूसरी बात है। लेकिन भूमि जहां तक भारतीय फौज जा सकता था, ये भूमि क्यों चाइना को लेने दिया? मैंने निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चाइना की समझ चाइनीज एम्बेसडर से मिलती है। वो मुझे मालूम, उन्हें फॉरेन मिनिस्टर से पूछना मेरे ख्याल में वो बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत लोगों की राय भी सुन के वो अपनी राय लेते हैं। देखिए इस किस्म के आरोप, और देखिए आजकल क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने खुद कहा, ये तो एक व्यक्तिगत बात नहीं, ये तो भारत के सम्मान है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब आते हैं, भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है कि लोग हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत देते हैं। मैं भी खुश हूं जब मेरा प्रधानमंत्री को इज्जत मिलता है। आपने पहले कभी देखा कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर पैर छुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर? पैर छूने की बात तो पहली बार देख रहा हूं। पैर छूने की बात तो शायद पहली बार देख रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से पूछा गया कि आपके प्रेसिडेंट होते हुए अनुभव में कौन थे दुनिया के नेता जो आपको बहुत इम्प्रेस किए, पहला नाम उसने उठाया मनमोहन सिंह साहब का। ऐसे भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो पूरी दुनिया में ऐसे भी नेहरू साहब के बारे में, जब वो सुएज क्राइसिस में उसने इन्वॉल्व करके वो सुएज क्राइसिस को सॉल्व किया। अरे पाकिस्तान के लोग उनके बारे में शायरी लिखते थे। तो मेरे ख्याल में भारतीय नेतृत्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब भारत के नाम पे एक प्रधानमंत्री कुछ अच्छी चीजें करते हैं, हम सब लोग खुश होने चाहिए। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया शशि थरूर पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने डिप्लोमेट, राइटर और शायर पवन वर्मा के फैसले का। बड़े संक्षिप्त में अपना मैं निर्णय दूंगा। आपने इल्जाम लगाया इन पर एक बहुत ही निजी तरह का, जहां तक इनको लेडीज मैन कहा, मैं समझता हूं कुछ हद तक तो ये है। पर मैं ये भी जानता हूं कि किसी गलत अंदाज में नहीं। दूसरी चीज, एक आपने इल्जाम उठाया था सुनंदा पुष्कर को लेके। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं सुनंदा पुष्कर को जानता था, शशि थरूर को तो जानता ही हूं। ये इल्जाम बड़ी ओछी राजनीति का प्रतीक था, बेबुनियाद था मेरे समझ से। अब कोर्ट से भी बरी हुए हैं और कई मामलों में बेहुदा भी था। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने वो चैप्टर बंद कर दिया है। जहां तक लेडीज मैन का सवाल है, आपसे रजत जी ने एक सवाल पूछा कि कोई चौथी
भी कोई शादी का इरादा है, तो मैंने इनसे बहुत पहले राज कपूर की एक फिल्म को याद दिलाया था, उसका नाम था तीसरी कसम। अब आप तीसरी कसम ले लें, ये मेरी हिदायत है आपको। जो एक इल्जाम आपने इन पर लगाया था, मिसफिट इन पॉलिटिक्स, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। शशि थरूर जैसे लोग और भी राजनीति से जुड़ने चाहिए। जो स्तर हो गया है हमारे राजनीति का आज, उसमें पढ़े लिखे लोग जिनके पास और विकल्प है, वो राजनीति में जुड़ के अपना योगदान दें, तो ये अच्छी बात है। आपका योगदान देश के लिए हम सब चाहते हैं कि और हो, और देश एक साथ मिलके आपके साथ और हमारे साथ कहे वो शेर गालिब की कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इस यकीन के साथ कि शशि थरूर इसी तरह से पब्लिक लाइफ में बने रहेंगे, लोगों का दिल जीतते रहेंगे, लोगों का प्यार पाते रहेंगे, देश की और सेवा करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।